नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए झारखंड स्पेशल का मिनी मॉक टेस्ट जो है वो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्रेशन के साथ। और आप लोग को पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी सीबीटी मोड पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो लोग अपना तैयारी जांचने के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अभी तक भी अगर लगता है कि अभी तक भी उसको कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो वो लोग बुकलेट लेके अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और अगर बुकलेट लेते हैं तो उसके साथ अभी आपको कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसका कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 25 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान यानी प्रारंभिक चरण में किया गया था। तो 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो प्राथमिक चरण में वो 1000 रुपये का प्रावधान था, और अब इसमें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया है। और अब इसकी राशि जो है वो 2500 बढ़ा दी गई। कितना? तो 2500 बढ़ा दी गई है। इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना की जो शुरुआत है वो 2024 में की गई थी, जिसके तहत जो जितने भी पात्र थे उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, यानी कि सालाना का 12,000 रुपया। वो भी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इसमें याद रखना है कि इसकी राशि जो अब 2500 बढ़ा दी गई है, लेकिन जिसका मूल प्रावधान था वो 1000 ही था। अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम जो है वो कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह 15 लाख तक का। कितना? तो 15 लाख रुपये तक का। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें याद रखना है कि इसके लिए किसी कोलेटरल यानी कि किसी गिरवी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की नई सौर ऊर्जा नीति यानी सोलर एनर्जी पॉलिसी के तहत अगले 5 वर्षों में कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 5 वर्षों में कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 4000 मेगावाट का। कितना? तो 4000 मेगावाट का। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022 से प्रभावी है, और इसके तहत 5 वर्षों में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर और फ्लोटिंग सोलर प्लांट शामिल है। अगला प्रश्न है, अबुआ वीर दिसोम अभियान यानी अबुआ वीर दिसोम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अबुआ वीर दिसोम अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है यह है वन अधिकार पट्टा का वितरण। क्या है? तो वन अधिकार पट्टा का वितरण। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अबुआ वीर दिसोम अभियान का उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन वासियों और आदिवासियों को वन पट्टा यानी कि लैंड टाइटल प्रदान करना है। क्या है? तो वन अधिकार पट्टा प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय यानी कि थर्ड जेंडर को किस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। तो किस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत शामिल करने का लिया गया है किसको? तो थर्ड जेंडर को। तो राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया और उन्हें राज्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब अधिकतम कितने छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है? तो अधिकतम जो है वो कितने छात्रों को विदेश उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है? तो यह 25 छात्रों को भेजा जाता है। कितना? तो 25 छात्रों को भेजा जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में इसकी जो संख्या थी वह 10 थी, जिसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। इसमें अब एसटी के अलावे एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया गया है, और यह जो है यूके और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों के लिए है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वर्ष 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन का कार्यकाल लगभग कितने महीनों का रहा? तो चंपई सोरेन का जो कार्यकाल है लगभग कितने? तो लगभग 5 महीनों का रहा। कितना? तो 5 महीने का रहा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक लगभग 5 महीने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें झारखंड का टाइगर या कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संतोष कुमार गंगवार ने 2024 में झारखंड के किस क्रमांक के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो संतोष कुमार गंगवार ने 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। संतोष कुमार गंगवार ने 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन का स्थान लिया। इसमें याद रखना है कि इसमें जो कार्यवाहक राज्यपाल है उसको इसमें जोड़ा नहीं गया है, और उसको जोड़ते हैं तो इस फिर संख्या जो होती है वो ज्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 2023 में किसके द्वारा किया गया था, जो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर है? तो 2023 में झारखंड हाईकोर्ट का नए भवन का जो उद्घाटन है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2023 में झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इसका परिसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी बड़ा है, लगभग 165 एकड़ बताया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज चर्चा में क्यों था? तो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज चर्चा में क्यों था? तो इसका चर्चा में इसलिए था कि इसका अवधि विस्तार न करते हुए इसे बंद करने की अधिसूचना जारी हुई। क्या हुई? तो अवधि विस्तार न करते हुए इसे बंद करने की अधिसूचना जारी हुई। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। दशकों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को मंजूरी नहीं दी, जिससे यह प्रभावी रूप से बंद हो गया। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं पुरस्कार और सम्मान, जिसमें से 2024-25 के पुरस्कार और सम्मान शामिल हैं। वर्ष 2024 में झारखंड के किस प्रसिद्ध तीरंदाज कोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में किसे? तो पूर्णिमा महतो को तीरंदाजी कोच के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसको? तो पूर्णिमा महतो को। और याद रखना है कि 2025 में झारखंड से सिर्फ एक व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और उनका नाम है महावीर नायक। क्या नाम है? तो महावीर नायक है। और जो महावीर नायक हैं ये किस लिए है? ये इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये नागपुरी लोक गायक और गीतकार हैं। क्या है? तो नागपुरी लोक गायक और गीतकार हैं, जिन्हें 2025 में क्या मिला है? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस प्रश्न की लोग व्याख्या देख लेते हैं। जमशेदपुर के प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, चामी मुर्मू जिन्हें 2024 में पद्मश्री मिला, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जानी जाती है? तो चामी मुर्मू जो है ये पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जानी जाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सरायकेला खरसावां की लेडी टार्जन के नाम से मशहूर चामी मुर्मू ने 30 लाख से अधिक पेड़ लगाए और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस साहित्यकार को
2024 में संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वो अंजन कर्माकर को मिला। किसको? तो अंजन कर्माकर को मिला। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 जो है वो अंजन कर्माकर को उनके कविता संग्रह बोंगरा कोड़ा के लिए प्रदान किया गया। वहीं 2024 में संथाली भाषा के अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक अकादमी पुरस्कारों की अगर हम सूची देखते हैं तो उसमें से पहला जो नाम आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि मुख्य है, ये महेश्वर सोरेन को उनके नाटक सेचेद समता रेन अंधा मानवी के लिए मिला। और बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये दुगई टुडू को उनके कविता संग्रह मिरू अरु गाय के लिए दिया गया। वहीं अनुवाद पुरस्कार जो है ये नाजिर हेम्ब्रेम को हिंदी उपन्यास काला घोड़ा के संथाली अनुवाद के लिए दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं संथाली भाषा के लिए वर्ष 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन्हें किससे मिला? तो फागु बास्की को प्रदान किया गया। किस लिए? तो उन्हें यह सम्मान जो है उनके कविता संग्रह अरा साओ इन के लिए मिला। किसके लिए? तो अरा साओ इन के लिए। इसमें जो इसका जो मुख्य पॉइंट है, यह मुख्य बिंदु जो है वह है जिसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो फागु बास्की, जो कि मयूरभंज उड़ीसा के हैं। कृति का नाम क्या था? तो अरा साओ इन, जो कि कविता संग्रह है। और पुरस्कार स्वरूप कितना मिला? तो उन्हें एक उत्कीर्ण तांबा फलक और 50,000 की नगद राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त संथाली भाषा में 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार जो है हारा लल मुर्मू को उनके कविता संग्रह सोना मिरू अग संदेश के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के आदित्य कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आदित्य कुमार का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? ये नवाचार से। किससे? तो नवाचार से है। आदित्य कुमार को नवाचार के क्षेत्र में उनकी वैज्ञानिक सोच के लिए यह पुरस्कार दिया गया, इसे सम्मानित किया गया। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं खेल परिदृश्य से, यानी कि स्पोर्ट्स से। आईपीएल 2025 आईपीएल नीलामी 2024 में झारखंड के किस युवा आदिवासी विकेटकीपर बल्लेबाज को गुजरात टाइटंस ने 3.60 करोड़ रुपए में खरीदा था? तो किसे खरीदा था? तो रॉबिन मिंच को खरीदा था। और फिलहाल ये 2025 में किस टीम से हैं? ये मुंबई इंडियंस हैं। किसमें? तो मुंबई इंडियंस में है। रॉबिन मिंच जो थे वो गुमला के निवासी हैं। आईपीएल के लिए चुने जाने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर बने और उन्हें रांची का गेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया था? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि महिला हॉकी होता है, इसके लिए कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये रांची में आयोजित किया गया था। हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसका आयोजन रांची मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में हुआ। भारत ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसमें इसका याद रखना है शुभंकर जो था वो जूही एक हथनी था। अगला प्रश्न है, झारखंड की आशा किरण बारला ने एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह किस खेल या इवेंट से संबंधित है? तो वह 800 मीटर की दौड़ से संबंधित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आशा किरण बारला जो कि गुमला की निवासी है, 800 मीटर दौड़ की एथलीट है। उन्हें भविष्य की पीटी उषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निर्मित देश का पहला वातानुकूलित एसी रेलवे स्टेशन कौन सा बनने जा रहा है? तो कौन सा बनने जा रहा है? तो ये रांची बनने जा रहा है। कौन सा? तो रांची। रांची को सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो झारखंड के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो 57 स्टेशनों का चयन किया गया, यानी कि 57 स्टेशनों का चयन किया गया है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। झारखंड के 57 यानी कि 57 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट और सूचकांक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल एमपीआई के अनुसार
गरीबी कम करने के मामले में झारखंड का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो गरीबी कम करने के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रतिशत के हिसाब से गरीबी में सबसे ज्यादा गिरावट पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है। हालांकि चतरा और पलामू अब भी सबसे गरीब जिलों में हैं। 2015-16 से 2019-21 के बीच झारखंड में लगभग 13.29% लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023-24 में झारखंड के किस शहर ने अच्छी रैंक हासिल की है? तो किसने? तो रांची ने अच्छी रैंक हासिल की है। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रांची ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं अगर धनबाद जो बात करते हैं तो हमेशा प्रदूषण के कारण चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया जो है वो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई वो किसमें? तो गढ़वा जिले में सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। गढ़वा जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि यानी कि 40.13 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। इसमें याद रखना है कि प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम जो है क्रमशः शीर्ष पर है कुल वन के मामले में। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे झारखंड के कुल वन क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो है, देखिए कुल वन क्षेत्र जो है वो है कितना? तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है कुल वन क्षेत्र, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 29.81% है। कितना है? 29.81% है। अगर हम लोग वन क्षेत्र में वृद्धि की बात करते हैं तो 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 58.81%, मतलब 58.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अगर प्रतिशत में हम लोग बात करते हैं तो 0.05% से लेके 1.91% के बीच में वृद्धि को दर्शाता है। इसमें हम लोग को याद क्या रखना है? जैसे सर्वाधिक वन वाले जिले, तो सर्वाधिक वन वाले जिलों में पश्चिमी सिंहभूम जो है उसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वहीं प्रतिशत की दृष्टि में कौन है? तो लातेहार जो है वो प्रतिशत की दृष्टि में सर्वाधिक वन पाया जाता है। और न्यूनतम वन वाले जिलों में अगर बात हम लोग करते हैं तो राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र और प्रतिशत जो है वो जामताड़ा और धनबाद जिलों में पाया जाता है। अगर हम लोग वन घनत्व का वर्गीकरण की बात करते हैं, जैसे पहला है अति सघन वन, यानी कि इसमें जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 3.31% है। और जो खुला वन है यानी कि ओपन फॉरेस्ट है वो राज्य के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। और वनों का प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्य के कुल वनों में आरक्षित वन यानी फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो लगभग 18.58% है। संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 81.28% है। और अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो 0.14% है। वनाग्नि की घटनाएं, झारखंड के उन जिलों में आग लगने की अधिक घटनाएं देखी गई है जहां जंगल का घनत्व अधिक है, विशेषकर लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो निर्माण है वो रांची धुरुआ में किया जा रहा है। कहाँ? तो रांची धुरुआ में किया जा रहा है। इसको हम व्याख्या देखते हैं। रांची के धुरुआ यानी कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं विविध समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खोला गया जिसका उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना है? यह गुमला में खोला गया। कहाँ? यह गुमला में खोला गया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। गुमला में सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन के सहयोग से पहला बर्तन बैंक खोला गया
जहां से लोग समारोह के लिए स्टील के बर्तन किराए पर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत 2.0 योजना के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति में झारखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो झारखंड का देश में पहला स्थान रहा है। कौन सा? तो पहला स्थान रहा है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन की गति में झारखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो है वो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग देने की आवेदन प्रक्रिया चर्चा में रही है? तो देवघर का पेड़ा। किसको? तो देवघर का पेड़ा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देवघर का पेड़ा और कुचाई सिल्क को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं अगर सोहराय और कोहबर की बात हम लोग करते हैं तो इससे पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर बनकर तैयार हुआ है? तो यह मयूराक्षी नदी पर, जो कि दुमका में है, वहां पर यह तैयार हुआ है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दुमका में मयूराक्षी नदी पर कुमड़ाबाद मकरमपुर पुल राज्य का सबसे लंबा पुल माना गया है। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो झारखंड के सभी 24 जिलों को शामिल किया गया है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड के सभी 24 जिलों को सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यानी कि राष्ट्रीय मिशन 2047 के तहत कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ जनजातीय आबादी जो है वो अधिक है। अगला प्रश्न है, लिथियम के भंडार की खोज के लिए झारखंड के किस जिले में जीएसआई ने सर्वेक्षण किया, यानी कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वेक्षण किया? यह कोडरमा और गिरिडीह में सर्वेक्षण किया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने कोडरमा और गिरिडीह के कुछ क्षेत्रों में लिथियम और अन्य दुर्लभ खनिजों की संभावना जताई है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 या 24-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना % है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो लगभग 44 से लेके 46% है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो लगभग 44.4% होने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की अगर हम बात करते हैं वो भी वर्तमान कीमतों पर, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर है आपका 44.4%। द्वितीय क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्री शामिल है उसमें है 33%। वहीं प्राथमिक क्षेत्र में है ये कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर शामिल है उसमें है 23%। हम लोग मुख्य आर्थिक बिंदु देख लेते हैं। जैसे जीएसडीपी वृद्धि दर जो है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड की जीएसडीपी विकास दर स्थिर मूल्य पर 6.7% है और वर्तमान मूल्य पर 9.8% रहने का अनुमान है। वहीं अगर प्रति व्यक्ति आय की हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,14,271 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बजट 2025-26 जो हाल ही में पेश किए गए झारखंड बजट 25-26 में अगले वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर 7.5% रहने की संभावना जताई गई है। अब हम देखते हैं झारखंड बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं को। जैसे इसका बजट का कुल आकार जो है वो बजट का कुल आकार 1,45,400 करोड़ है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 13% जो है वो अधिक है। प्रमुख आवंटन जो है वो क्या है? तो महिला एवं बाल विकास के लिए इस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक यानी कि 22,023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और खास करके महिला मतलब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसमें शामिल है। राजस्व व्यय जो है वो है 1,10,637 करोड़ का राजस्व व्यय प्रस्तावित है। वहीं पूंजीगत व्यय की हम बात करते हैं जो कि जिसमें ऋण चुकौती को इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो है 1,36,000
653 करोड़ का कुल व्यय लक्षित है। अगर हम लोग आर्थिक लक्ष्य बात करते हैं तो राज्य सरकार ने 2029 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं अभी अनुपूरक बजट जो है अभी दिसंबर में ही पेश किया गया है। तो दिसंबर 2025 में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो झारखंड सरकार ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था? तो ये 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। और इसका याद रखना है इसमें कि बजट का नाम जो था वो हमार बजट था, जो पोर्टल से सुझाव लेकर रखा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत है? ये कितना प्रतिशत है? लगभग 55 से 60% है। इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय औसत की लगभग 55 से 60% है। यह देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 2 लाख रुपये कर दी है। कितनी? तो 2 लाख रुपये कर दी है। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। चंपई सोरेन सरकार और बाद में हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और नियुक्तियां। जैसे पहला प्रश्न इसमें, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष एक्टिंग या फुल टाइम कौन बनी? तो ये बनी डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। कौन बनी? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा जेपीएससी की अध्यक्ष रह चुकी है और वह एक सेवानिवृत्त क्या है? तो एक आईएएस अधिकारी है। अगला प्रश्न है, 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड की खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को किसने हराया? तो खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कालीचरण मुंडा के द्वारा हराया। किसके द्वारा? तो कालीचरण मुंडा के द्वारा हराया गया। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने खूंटी लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को हराया। वहीं जोबा मांझी जो है वो सिंहभूम सीट से जीती। अगला प्रश्न है, सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? इसे मुख्यमंत्री को बनाया गया है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य वनोपज जैसे महुआ और लाह का उचित मूल्य दिलाना है। अब हम देखते हैं विविध यानी मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि उच्च स्तरीय लेवल के हैं। जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तर्ज पर झारखंड के किस बांध या जलाशय को विकसित करने की योजना है? यह गेतलसूद डैम की है। किसको? तो गेतलसूद डैम को। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। रांची स्थित गेतलसूद डैम को पर्यटन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन योजना यानी H2ICE बनाने का देश का पहला प्लांट किस कंपनी ने जमशेदपुर में शुरू किया? ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये टाटा मोटर्स के द्वारा शुरू किया गया। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस ने मिलकर जमशेदपुर में हाइड्रोजन आधारित इंजन बनाने का प्लांट शुरू किया। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वर्ष क्या था? तो शामिल करने का जो वर्ष था वो क्या था? तो वो था 2003 था। कब था? तो 2003 था। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा संथाली भाषा के साथ साथ बोडो, डोगरी और मैथिली को भी इसमें शामिल किया गया, जो कि 8वीं सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में 100% डिजिटल लेन देन यानी कि डिजिटल डिस्ट्रिक्ट वाला पहला जिला बनने की ओर अग्रसर होने का दावा किया है? यह पूर्वी सिंहभूम दावा कर रहा है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं।
पूर्वी सिंहभूम विशेषकर जमशेदपुर क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग की पैठ सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है सरजमदा क्या है, जो खबरों में था। तो सरजमदा क्या है, यह पश्चिमी सिंहभूम का एक गांव जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के कई गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का यह अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत निवेशकों को कितनी सब्सिडी अधिकतम दी जाती है। तो कितनी, तो लगभग 30 करोड़ जो है अधिकतम सब्सिडी दी जाती है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। एथेनॉल नीति के तहत संयंत्र लगाने पर निवेश का 25% या अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। अगला प्रश्न है झारखंड साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर और सिस्टम सुदृढ़ किया। तो 1930, कौन सा, तो 1930। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है, जिसे झारखंड में प्रतिबिंब ऐप के साथ जोड़कर साइबर अपराधियों को ट्रैक किया जा रहा है। और जो प्रतिबिंब ऐप जो है ये जामताड़ा और देवघर के साइबर क्राइम रोकने में बहुत सफल रहा है। अगला प्रश्न है रांची की रोशनी पुस्तक या पहल का संबंध किस से है। तो रांची की रोशनी पुस्तक या पहल का संबंध जो है वो नेत्रहीन बालिकाओं का सशक्तिकरण से है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। यह एक प्रतीकात्मक पहल है जो दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन लड़कियों की शिक्षा और क्रिकेट में उनकी उपलब्धि से जुड़ी है। अगला प्रश्न है झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है या जा रहा है। यह कहाँ, यह घाटशिला में स्थापित किया जा रहा है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर घाटशिला के पास में स्थापित करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना के अंतर्गत वाहन मालिकों को रोड टैक्स में कितनी छूट दी जाती है। तो रोड टैक्स में उन्हें 100% छूट दी जाती है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण मार्गों पर बस चलाने वाले मालिकों को रोड टैक्स और परमिट शुल्क में 100% यानी कि पूर्ण छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर रेगुलेशन बिल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, तो निजी लैब की मनमानी पर रोक और मानकों का निर्धारण करना। क्या है, तो निजी लैब की मनमानी पर रोक और मानकों का निर्धारण करना। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसका उद्देश्य अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी सेंटरों पर रोक लगाना और जांच की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार पारा शिक्षकों के लिए कितना आरक्षण क्षेत्रीय रूप से आरक्षित किया गया था। तो 50% आरक्षित किया गया था। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। सहायक आचार्य यानी कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50% सीटें जो थी वो पहले से कार्यरत पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित की गई थी। अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2024 झारखंड स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना की अगली किस्त कहां से जारी की। ये जमुई बिहार झारखंड की सीमा से जारी की। कहां, तो जमुई से जारी की, जो कि बिहार झारखंड का सीमा पर स्थित है। पीएम जनमन योजना यानी कि पीवीटीजी के लिए शुरुआत खूंटी से 2023 में हुई थी। याद रखना है कि 2023 में पीएम मोदी खूंटी के उलिहाती गांव आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है डुम्बारी बुरु किस आंदोलन की ऐतिहासिक स्थली है जहां हाल ही में स्मारक और भव्य भवन बनाने की घोषणा हुई है। यह मुंडा उलगुलान से संबंधित है। किससे, तो मुंडा उलगुलान से। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डुम्बारी बुरु खूंटी में स्थित है जहां 1900 में बिरसा मुंडा के अनुयायियों पर अंग्रेजों ने गोलीबारी की थी। इसे जालियांवाला बाग जैसा दर्जा दिया जाता है। कैसा, तो जालियांवाला बाग जैसा दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा पुलिस स्टेशन देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों 2024
2024-25 में शामिल हुआ है। यह है चौका पुलिस स्टेशन। कौन सा? तो चौका पुलिस स्टेशन। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग पुलिस ऑफ एक्सीलेंस 2025 जो 2024-25 के प्रदर्शन पर आधारित है के अनुसार झारखंड के स्थानों की स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसमें है चौका पुलिस स्टेशन जो कि सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह थाना जो है झारखंड में पहला स्थान पर रहा और राष्ट्रीय स्तर पर इसने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 थानों में चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं अगर पुलिस स्टेशन निमिया घाट जो कि गिरिडीह में है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 2024 की रैंकिंग रिपोर्ट में इसे देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया था। याद रखना है आप लोग को CCTNS का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जो कि रैंकिंग में झारखंड पुलिस को अक्सर जो होता है वो उच्च स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, आप लोग को परीक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए या और भी पुख्ता बनाने के लिए झार शिक्षा के द्वारा एक तो मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें से 5 मॉक टेस्ट आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। वहीं अगर लगता है कि अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, तो आप बुकलेट लेके जिसमें से 10,500 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप लोग पढ़ सकते हैं और परीक्षा में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वहीं अगर इसको लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट अगर आप लोग लेते हैं तो अभी कंप्यूटर का जो बुकलेट है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर कीजिए और जो लोग चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आप लोग के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो ला सकूं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।